नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की सुधार नीति जारी है। इसी सिलसिले में हाल में ही 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं। ये ऐसे विधेयक हैं जो किसानों को न सिर्फ बेहतर भाव दिलाने में मददगार होंगे, बल्कि उनका संरक्षण और सशक्तिकरण भी करेंगे। हालांकि विधेयकों में कुछ पहलुओं को लेकर आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में इन्हीं शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। विषय है कृषि विधेयक, शंका और समाधान। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK सिंह जी, जो कि उप कृषि विपणन सलाहकार हैं। साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जो है वो जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी, जो कि कृषि व्यापार विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। देश के कृषि क्षेत्र में अब आमूलचूल बदलाव आएगा। लोकसभा के बाद रविवार को राज्यसभा में भी कृषि संबंधित दोनों महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गए हैं, जिनसे ये संभव होगा। ये है कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इनके माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा और विधेयक इस बात का भी प्रावधान करता है कि बुआई के समय जो भी करार होगा उसमें कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाएगा। किसान की संरक्षा हो सके, किसान की भूमि के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, इसका प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो इन विधेयकों में 2 बात निकलकर सामने आती है। पहली, कारोबार में सुगमता, और दूसरी, किसानों को बेहतर भाव दिलाने की कोशिश। तो पहला सवाल डॉक्टर सिंह मेरा आपसे रहेगा कि किस तरह की सुगमता आएगी और किसानों को इस सुगमता से किस तरह की राहत जो है वो मिलेगी? हमको देखना पड़ेगा कि इसके पहले हमारे किसान जो है, जो APMC मंडी सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो अपना उपज बेचते थे तो उनको निश्चित तौर पर मंडी ले जाना पड़ता था। कभी कभी मंडियाँ 5 किलोमीटर होती थी, कभी 6 किलोमीटर होती थी, कभी 7 किलोमीटर होती थी। और दूसरी बात थी, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी। मंडी में जा करके वो उन्हीं व्यापारियों को बेचना होता था जो मंडी के लाइसेंसी होते थे, और उनको दूर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और लागत उनको लगती थी। उसको उतराई में, लदाई में और तमाम प्रकार के खर्चे लगते थे। उस झंझट से वो बच गए। अब जो है व्यापारी यानी खरीदार स्वयं उनके घर आ जाएगा, उनके खेत पे आ जाएगा, उनके गोदाम पे आ जाएगा, उनके शीतगृह पे आ जाएगा। जहाँ चाहेंगे आपस में वो क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं। इसलिए किसान को बहुत सहजता हो गई है। उनको अब कम पैसा, कम लागत लगाना पड़ेगा और नेट इनकम जो है उनकी बढ़ जाएगी इससे। जी डॉक्टर सरदाना, किसानों को बेहतर भाव दिलाने की बात भी इन विधेयकों में की गई है, तो ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो बेहतर भाव की उम्मीद जगाते हैं किसानों में? देखिए, सबसे पहले तो जितने विधेयक और जो कानून आए हैं, इसमें सबसे पहले तो किसानों का खर्चा कम हो। जब आपका खर्चा कम होता है तो निश्चित रूप से आमदनी बढ़ती है। दूसरा, आप आज कस्टमर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो आपको ये पता रहेगा कि जो बायर है, आपका जो खरीदार है, उसको क्या चाहिए जी। अगर आप टमाटर उगा रहे हैं और बायर ये कहता है कि आप मुझे छोटा टमाटर दीजिए और मैं आपको ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं, या कोई बोलेगा आप मुझे कोई खास तरह का प्याज दे दीजिए, आप इसको बहुत बड़ा मत उगाने दीजिए, आप मुझे छोटे साइज का प्याज दे दीजिए, आलू मेरे को एक पर्टिकुलर साइज का दे दो। जैसी जरूरत होगी किसान उस हिसाब से सब्जी की या फसल की कटाई या तुड़ाई करके बायर को देगा, और बायर से अपने हिसाब से वो पैसे लेगा। क्योंकि किसान को भी पता है कि अगर बायर ले रहा है कोई चीज और उससे उसका फायदा है, तो किसान का भी हक बनता है कि वो अपना हिस्सा मांगे जी। तो दोनों में जब वार्तालाप होगा, एक दूसरे को तसल्ली देंगे, खर्चे कम होंगे, तो निश्चित रूप से वही व्यापारी जो पहले मंडी में जाता था और एक एवरेज क्वालिटी का सामान लेके आता था, उसमें उसकी वेस्टेज भी होती थी, हैंडलिंग चार्जेस भी लगते थे, बाकी समस्याएं भी होती थी, अब उसको स्पेसिफिक अपनी जरूरत के हिसाब से चीज मिल रही है, उसका व्यापार बढ़ रहा है। जब वो किसान के भरोसे अपना व्यापार बढ़ा रहा है,
तो निश्चित रूप से कोई भी समझदार व्यापारी किसान को जोड़ के रखना चाहेगा, तो वो भी किसान को खुश रखेगा कि आप कहीं मत जाओ, मेरे साथ मिलके काम करो, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। अगर बाजार में आपको 10 रुपए मिलते हैं तो मैं आपको 11 दूंगा। तो निश्चित रूप से कंपटीशन होगा, क्वालिटी पे बात होनी शुरू होगी, बाजार के हिसाब से माल बनना शुरू होगा तो दाम भी बढ़ेंगे और दोनों का फायदा होगा। किसान भी नई तकनीकें सीखेगा, उसकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल फायदा होना ही होना है जी। तो सरदाना जी, कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो विन विन सिचुएशन है वो दोनों के लिए ही है, चाहे वो किसान हो चाहे वो हमारे व्यापारी हो। जिस तरह का सामान व्यापारियों को चाहिए वो किसानों तक वो अपनी मांग जो है वो पहुंचा सकते हैं, और जिस तरह का मूल्य किसान हासिल करना चाहते हैं वो उन्हें भी मिल सकता है। डॉक्टर सिंह, मंडियों में अभी तक कारोबार बिचौलियों के माध्यम से होता आया है। नए विधेयक जब कानून का दर्जा हासिल कर लेंगे तो बिचौलियों की जगह खरीदार कौन होंगे? सबसे अच्छा प्रश्न किया आपने कि यहाँ पर जो भी चाहे सभी को खरीदार बना दिया गया है। पहले क्या होता था, प्रोसेसर जो होते थे उनके पास मंडी का लाइसेंस नहीं होता था, तो बाध्य होते थे कमीशन एजेंट के माध्यम से खरीदारी करने के लिए। एक्सपोर्टर्स के पास भी कोई लाइसेंस वगैरह ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं होता था, वो भी बाध्य होते थे कमीशन पे करके कमीशन एजेंट्स के थ्रू खरीदने के लिए। यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं खरीदने के, एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, सभी लोग सीधे किसान से जिस तरीके के माल चाहिए उस तरीके से उनसे सौदा कर सकते हैं। आपस में मूल्य के लिए भी बार्गेन कर सकते हैं कि इतने में लेना है, कहाँ डिलीवरी करना है, कैसे करना है, सब आपस में बातचीत करके कर सकते हैं। अब बिचौलिए का ज़माना इस तंत्र में खत्म हो गया नए विधेयकों के आने के बाद। जी, तो बिल्कुल सीधे तौर पे कहा जा सकता है बिचौलियों का ज़माना अब हुआ पुराना। और विजय सरदाना जी, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक में परिवहन लागत की भी और टैक्स की भी जो है वो कमी की बात की गई है। इससे किसानों को किस तरह से लाभ मिलने वाला है? क्या ऐसे में किसान अपना जो पैसा है उसे बचा सकते हैं? निश्चित रूप से। देखिए, आज जो मंडी सिस्टम है उसमें 2% से लेकर 8-8.5% तक का खर्चा है। ना उससे किसान को कोई फायदा होता है, ना उससे किसी व्यापारी को फायदा होता है। ये पैसे का क्या उपयोग होता है हमें नहीं पता, क्योंकि किसान को कोई किसी तरह की सुविधाएं मिलती नहीं है। अब जो नए विधेयक आए हैं इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि किसान अपनी फसल तोड़ता था, काटता था, फिर उसको बोरियों में भरता था, बोरी का खर्चा करना पड़ता था, उसके बाद फिर उसको सामान को कोई ठेला या ट्रैक्टर करके मंडी ले जाना पड़ता था, फिर मंडी में उसकी उतराई होती थी तो वहां उसको लेबर देना पड़ता था, फिर इन बोरियों को खोला जाता था, खोल के उसके बाद फिर ढेरी लगाई जाती थी, और सारा इतना ऑलरेडी खर्चा हो गया। उसके बाद व्यापारी बोलता था कि नहीं, आपका माल ठीक नहीं है, इसमें मिट्टी है, कंकर है, पत्थर है, कुछ भी बहाना करके अगर किसान के माल की कीमत 40 रुपए किलो थी तो उसको 30, 32, 35 रुपए बता के कहा जाता था कि इससे ज्यादा तेरे को मिलेंगे नहीं जी। और किसान मजबूर ये होता था कि अब वो क्या करे, वो या तो वापस उस माल को पैक करे, दोबारा खर्चा दे, वापस घर ले जाए, उसके लिए मजबूरी थी। अब वो मजबूरी में जो व्यापारी कहता था कि तेरे को 30 रुपए मिलेंगे, 25 रुपए मिलेंगे, 22 मिलेंगे, जो मिलेंगे, किसान कहता था बाबूजी देख लो, सही लगा दो, जो सही होता है कर दो, मैं तो आपके भरोसे हूं। और व्यापारी इसका फायदा उठाते थे। इसीलिए आप देखेंगे पिछले 30 साल से किसानों की यही मांग थी कि हमें इस जंजाल से बचाइए, हम बिचौलियों के हाथों बर्बाद हो चुके हैं। और जितने किसान नेता थे आज तक वो यही सरकारों को कहते थे कि हमें इन बिचौलिया तंत्र से बचाइए। आज ये सारा खर्चा बच गया। अब जिसको सामान चाहिए वो किसान के पास जाए, उसके खेत में देखे कि कौन सी फसल हो रही है, अपनी जरूरत के हिसाब से किसान को गाइड करे कि भाई साहब इसको ज्यादा पकने मत देना, मेरे को थोड़ा छोटा टमाटर चाहिए, मेरे को थोड़ा छोटा प्याज चाहिए, मेरे को मूली इतनी चाहिए, गाजर ऐसा चाहिए, या हमें मक्का चाहिए, मैं आपके यहाँ से उठा लूंगा। जो बातचीत है वो किसान और व्यापारी के बीच में है, और व्यापारी को भी पता है कि खर्चा चाहे किसान दे या व्यापारी दे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगना है जी। तो व्यापारी भी ये कह सकता है किसान को कि देखो तुम किराया दोगे, तुम्हारा ज्यादा लगेगा, मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा जी। तो व्यापारी को खर्चा बचेगा, किसान का खर्चा बचेगा। जब किसान का खर्चा बचेगा, सारी सिरदर्दी बचेगी, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और व्यापारी को जब मनपसंद चीज किसान तोड़ के दे रहा है या हार्वेस्ट करके दे रहा है,
तो व्यापारी भी चाहेगा कि उसको पैसा मिले, नहीं तो किसान काहे को उससे डील करेगा। जी बिल्कुल। किसान भी कह देगा आप पैसा कम दे रहे हो, मैं दूसरे व्यापारी से बात कर लेता हूं। तो बाजार में कंपटीशन होगा बायर्स के बीच में अच्छा माल खरीदने के लिए, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे, प्रोसेसिंग करोगे तो आप गंदे माल से नहीं कर सकते। बिल्कुल। मंडियों में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि अच्छे माल और खराब माल में फर्क नहीं था, क्योंकि वहां हर चीज जाके ढेर में लग जाती थी। अच्छा माल खराब माल में मिल जाता था, पुराना माल नए माल में मिल जाता था। ना किसान को फायदा, ना खरीदार को फायदा, सिर्फ फायदा होता था बिचौलियों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो घटेगी, तो वहीं दूसरी ओर जो कम्युनिकेशन गैप है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि अब व्यापारी और किसान जो है वो आपस में ही बात कर सकते हैं, बिचौलियों के उनको जो है वो ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सिंह, बहुत से किसान अभी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, यानी वो कंपनियों से सीधे संपर्क अभी भी जो है वो कर रहे हैं, और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो है वो किसानों को लाभ भी मिला है, तो इसके बारे में जो आपका अनुभव है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या सही में ऐसा करके किसानों की आमदनी बढ़ी है? हाँ, निश्चित तौर पर होता क्या है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं। छोटे मझोले किसानों की संख्या हमारे देश में 86% से भी ज़्यादा है। ये लोग तकनीक को अपनी उपज उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं लगा पाते हैं, और छोटी छोटी उपज होती है, उस केस में ये मंडी को भी नहीं ले जा पाते हैं, इकोनॉमिकल नहीं होता है, और खरीदार भी नहीं पाते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि ऐसा होता नहीं, ऐसा हो ही रहा है। पोटैटो को देखें, बार्ले को देखें, जितने इस टाइप के कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसमें जो खरीदार होते हैं, जिसे हम स्पॉन्सर कहते हैं, वो लोग सारी टेक्नोलॉजी शुरू से लेकर के आखिरी तक उपलब्ध कराते हैं। बुआई के समय ही ये सुनिश्चित हो जाता है कि भाई इतने पैसे में हम आपका चीज़ खरीदने वाले हैं। अभी तो नए जो विधेयक आ रहा है उसमें ये भी कह दिया गया है कि क्या फार्मूला होगा गारंटीड, मिनिमम गारंटीड फिक्स करने के लिए, वो फार्मिंग एग्रीमेंट में लगा दिया जाएगा। उसके साथ अगर मान लीजिए प्राइसेस उसकी बढ़ जाती हैं, जब उसको डिसाइड किया तो कम थी, तो उस केस में प्रीमियम प्राइस, बोनस प्राइस भी देने का प्राविधान किया गया है। तो छोटे मझोले किसानों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे आप कह रहे हैं, फार्मिंग एग्रीमेंट, ये एक बून के रूप में है और ये आगे ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने देखा है कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स की डिमांड मिल जाती है, वो ढूंढते रहते हैं हमको इस टाइप की भिंडी चाहिए, एक्स कंट्री में इसकी डिमांड है, तो वो कहाँ मिले? तो इसके लिए वो जब उनके पास डिमांड होगी तो मांग के अनुसार वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हमको इस टाइप की टमाटर चाहिए, इस टाइप का भिंडी चाहिए, इस टाइप की ये कमोडिटी चाहिए, ताकि वो और अपनी पैदावार जिस तरीके की डिमांड होगी उस तरीके की पैदावार करा करके वो वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकेंगे, उस तरीके की पैदावार करा के वो उसको प्रसंस्कृत कर सकेंगे। तो इसमें किसानों को भी सुनिश्चित प्राइस और सुनिश्चित बाजार मिल जाएगी। उनको ये नहीं देखना पड़ेगा हम पैदा तो कर रहे हैं, कौन खरीदने वाला होगा, सब कुछ पक्का होगा। बिल्कुल, सब कुछ पक्का होगा इसके अंदर। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से रुक करूंगी विजय सरदाना जी का। विजय जी, जो नई ट्रेडिंग है उसका, ई ट्रेडिंग जो है उसका नए विधेयकों में क्या उसकी भूमिका है, और जो ई-नैम है उसका आगे क्या होने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। देखिए, आज हर किसान के पास मोबाइल है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे ई ट्रेडिंग हो सकती है। चाहे हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें, चाहे हम स्पॉट मार्केट की बात करें, अगर किसान चाहे तो अपना सामान, अगर उसने कोई बहुत अच्छी सरसों पैदा करी, अच्छा मसाला पैदा किया है, तो अमेजन पे बेच सकता है, फ्लिपकार्ट पे बेच सकता है। आज की जो गांव के यंग किसान के बच्चे हैं, अगर आप देखें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन आज गांव में हो रहा है। और जो गांव के बच्चे हैं वो इग्नोरेंट नहीं है, वो आज सारे बच्चे सोशल मीडिया और ई कॉमर्स साइट से डील करते हैं, परचेजिंग करते हैं जी। और उस पे उनको ये हमें जरूर हमारे केवीकेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हम ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल कैसे करें। पहली बात। दूसरी बात आपने करी ई नाम की। ई नाम में अभी एक कमी है कि आप अगर ई नाम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको अपना मंडी लाइसेंस नंबर डालना पड़ता है। अब उसकी जगह आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर में अगर बदलाव हो जाता है तो अगर मेरे पास पैन नंबर है और किसान अगर कहता है कि मेरे को माल चाहिए, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे को 1000 टन या 100 टन या 50 टन या 20 टन इस क्वालिटी का बासमती चाहिए। अगर किसी के पास है तो वो मेरे से कांटेक्ट करें या मुझे बताएं। तो एक वार्तालाप बढ़ेगा,
एक नया एनवायरनमेंट है। ई नाम के सॉफ्टवेयर को भी इंप्रूव करने की जरूरत है और बाकी ऑप्शन भी खुल जाएंगे। तो ये एक नई शुरुआत है। रातों रात हम कहें कि कल किसान को कोई फायदा नहीं हुआ तो ये गलत है। अब ये सारे नई दृष्टि को देखते हुए नए सॉफ्टवेयर बनेंगे, नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। आप देखेंगे अगले 3 से 6 महीने में ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप्स आ जाएंगे सिस्टम में जो किसानों को कहेंगे कि आपको माल बेचना है, हमारे स्टार्टअप के माध्यम से बेचिए। बिल्कुल, क्योंकि जो यूथ है आज वो सारे स्टार्टअप के उसमें जा रहे हैं और जब वो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि इससे उस यूथ को फायदा होगा। जी बिल्कुल, और किसान को फायदा होगा क्योंकि आज उसका माल खरीदने वाला एक आदमी नहीं है या वो लाइसेंसधारी मंडी नहीं है जी। आज आपको हिंदुस्तान में 10 करोड़ आदमी अप्रोच कर सकते हैं कि हमें माल चाहिए। अच्छी बात यह है कि किसान ये बता सकता है कि मेरे पास कौन सी क्वालिटी किस चीज की कहां अवेलेबल है और जो खरीदार है वो किसान के पास अपने आप पहुंचने की कोशिश करेंगे अगर उनको क्वालिटी पसंद है तो। जी बिल्कुल, तो ई कॉमर्स की जो भूमिका है वो इसके अंदर बहुत बड़ी जो है वो हो सकती है। तो कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम कृषि विधेयकों के बारे में शंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसानों तक सही जानकारी पहुंच सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में भी आशंकाएं दूर करने की कोशिश की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 मुख्य प्रावधान किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलता पूर्वक व्यापार कर सकें। राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करना। परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना। ई ट्रेडिंग के जरिए किसानों को उपज बिक्री के लिए ज्यादा सुविधाजनक तंत्र उपलब्ध कराना। मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता। किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध ताकि बिचौलिए दूर हों। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 मुख्य प्रावधान कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुआई से पूर्व ही किसान को उपज के दाम निर्धारित करना। बुआई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ। बाजार की अनिश्चितता से कृषकों को बचाना। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। किसानों तक अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज पहुंचाना। विपणन की लागत कम करके किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करना। कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीक को बढ़ावा देना। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 मुख्य प्रावधान अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाना। अपवाद की स्थिति जिसमें कि 50% से ज्यादा मूल्य वृद्धि शामिल है को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी। इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में स्थिरता आएगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। देश में कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी। भंडारण क्षमता वृद्धि से किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा एवं उचित समय आने पर बेच पाएगा। तो
अभी आपने जाना उनके विचार और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने विजय सरदाना जी से ई ट्रेडिंग के बारे में जो है वो बात की थी, क्या इस पर आप भी अपने कोई विचार रखना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ तक यहाँ पर दो टाइप के प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जा रहे हैं। एक तो इनाम जो बात कर रहे हैं वो होलसेल रेगुलेटेड मंडी, जो मंडी जो हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, उनको इंटीग्रेट करता है। जहाँ तक उसके सॉफ्टवेयर में सुधार है तो ये सुधार की बात है। 2016 में हम लोग इस स्कीम को लाए थे, उसको हमने कम्प्लीटली अपडेट किया है। लेकिन ये मतलब नहीं कि कुछ आगे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन पर काम कर रहा है। अब ट्रेड एरिया की बात है, जो इस विधेयक के बाद इनैक्ट होने के बाद, कानून बनने के बाद आएगा। तो इसमें जो है ट्रेड एरिया में बहुत सारे प्राइवेट लोग ई प्लेटफॉर्म, ई ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे। इसका दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों compete करें। मतलब जैसे यूँ देखें कि अगर हम केवल प्राइवेट सेक्टर में बस चलाते हैं तो उनकी भी मोनोपोली हो जाती है। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट सिस्टम को रखते हैं तो वो compete करता है, और इसे जब compete करते हैं तो लाभ हमेशा उपभोक्ता को होता है। उपभोक्ता कौन है? किसान है। तो गवर्नमेंट का आशय यही है कि इन दोनों में compete कराया जाए, और इनाम चूँकि काफ़ी आगे निकल गया है, काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर हो गया है, तो अब प्राइवेट सेक्टर में भी आएगा। तो किसान चाहे इस पर ट्रेड करें चाहे उस पर ट्रेड करें। जो मंडी सिस्टम पर जाना चाहते हैं वो इनाम पर ट्रेड कर सकते हैं, जो मंडी सिस्टम से बाहर रहना चाहते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर सिंह, ये भी कहा जा रहा है कि इन विधेयकों से जो किसान हैं उनका ज़मीन का जो स्वामित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसके बारे में ये कितना सही है और कितना गलत है? ये आप जो दूसरा विधेयक जो फार्मिंग एग्रीमेंट की बात आप कर रहे हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट केवल प्रोड्यूस का होगा, जो उत्पाद होगा, जो उपज होगा, उसका ही एग्रीमेंट होगा। उसकी ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। इवन इसमें यह व्यवस्था की गई है कि स्पॉन्सर जो कंपनी है उसके खेत या कोई प्रीमाइसेस का मतलब मुर्गी पालन का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार का अस्थाई स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकता है। हाँ, अगर हो सकता है कि ऐसी ज़रूरत पड़ जाए खाद बीज या कुछ रखने के लिए, तो उसको जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, उसको तोड़ देना पड़ेगा। यदि नहीं तोड़ता है तो उसका स्वामित्व जो है वो किसान के नाम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी स्थिति इसमें नहीं है, कुछ भी इसमें बिल्कुल नहीं है। और साफ कहा गया है कि एग्रीमेंट जो होगा वो केवल प्रोड्यूस का होगा, केवल उपज का होगा। ज़मीन से, लीज से कुछ लेना देना ही नहीं है। साथ ही हमारे देश में 86% के करीब छोटे और सीमांत किसान हैं, और कहा जा रहा है कि इन छोटे किसानों से तो कंपनियां जो है वो खरीदारी नहीं करेंगी, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में जो वो उपज है वो तैयार नहीं कर पाते हैं। इसको इस रूप में देखें कि जब सरकार आगे जा रही है, इनकम डबल करने के बारे में सारे प्रयास कर रही है, तो इसको हम आइसोलेशन में हमें नहीं देखना चाहिए कि विधेयक या ये कानून आइसोलेशन में है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने एक एफपीओ की स्कीम लाई हुई है, अभी लॉन्च की गई है। उसमें हमने काफ़ी पैसा भी सरकार दे रही है, प्रमोट कर रही है, ताकि उनके जो छोटे छोटे उपज हैं इकट्ठा हो सकें। तो एफपीओ को भी इस विधेयक में लिंक किया गया है, और एफपीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में इवन इसकी भी पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि विधेयक में उनको सुविधा देने के लिए एक अलग से पेमेंट मैकेनिज्म किया गया है। उनको ज़रूरत नहीं है कि इमीडिएट पेमेंट करें। उनको लगता है कि हम किसानों का प्रोड्यूस इकट्ठा किए, इसको वैल्यू ऐड किए, इसको ज़्यादा पैसे में बेच करके किसानों को वापस कर सकते हैं, तो उस केस में वो उसको पेमेंट को थोड़े दिन रोक भी सकते हैं। ये भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 के बारे में आशंका है कि इससे बड़ी कंपनियों में जो है वो आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी और उन्हें कालाबाजारी का मौका भी मिलेगा। तो इस संभावित समस्या को दूर करने के लिए विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं? हमें एक बारीक अंतर को समझना पड़ेगा, होर्डिंग एंड स्टॉकिंग। देश के लिए स्टॉकिंग बहुत ज़रूरत है, होर्डिंग जरूर कंट्रोल किया जाएगा। होर्डिंग के लिए उसमें मैकेनिज्म रखा गया है। स्टॉकिंग में हम लोग देख क्या रहे थे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय इसी एक्ट का स्टॉक लिमिट लग जाता था, और जो
प्रोसेसर्स वगैरह होते थे जो स्टॉक रखे होते थे प्रोसेस करने के लिए, उस पर वो प्रोसेस नहीं कर पाते थे, लोग स्टॉक रखते भी नहीं थे, तो इससे डिमांड नहीं क्रिएट होती थी। जब डिमांड नहीं क्रिएट होती थी तो फार्मर का दाम मार्केट में गलत आता था और उनको वो तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत दिनों से मांग थी कि मार्केट में डिमांड क्रिएट किया जाए, प्रोसेसिंग को बढ़ाया जाए और सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट लाया जाए। क्योंकि अभी कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे, कोई वेयर हाउस बनाना चाहे, उसको डर रखती है कि हम इतना प्रोड्यूस रख देंगे, स्टॉक लिमिट लग जाएगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो अब वो सुनिश्चित हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और आसानी से बिजनेस कर सकता है, कहीं कोई कानूनी दांवपेच उसके अगेंस्ट नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सिंह, आपने इतना समय दिया और चर्चा में जो सारी शंकाएं हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसके साथ ही विजय सरदाना जी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इतना समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि कृषि विधेयकों को लेकर उठ रही शंकाएं जरूर दूर हुई होंगी। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।